तो साहब के साथ जब आप जुड़े तो आपने उनके व्यक्तित्व के अंदर क्या खास बात आपने महसूस की जो आप इतने लंबे समय तक जुड़े रहे? साहब कांसीराम जी हमें जो कैडर समझाते थे, मैं कैडर की एक बात आपको बता देता हूँ साहब की। हरभजन लाखा जी 89 में एमपी बन गया था, बहन कुमारी मायावती जी बन गई थी और एक हमारा मेंबर पार्लियामेंट मध्य प्रदेश से बना था। ये उस कैडर का सबसे बड़ा पॉइंट साहब हमें आखिर में समझा देते थे। एक ये वाला उस टाइम पे बड़ा चलता था, फोटो भी आती है कि साहब कलम का एग्जाम्पल देते थे। क्या था वो एग्जाम्पल? सभी साथियों को जय गुरुदेव, जय भीम, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, मिशन मूवमेंट से जुड़े हुए आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपना लंबा जीवन मान्यवर साहब काशीराम जी के साथ बिताया है, उनके जीवन संघर्ष में उनके सहभागी रहे हैं और मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि ऐसी महान शख्सियत आज मेरे साथ में बैठी हैं। हमारे आदरणीय अंकल नरसिंह दास सेलवाल जी। अंकल जी, सबसे पहले तो आपको जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके जो चैनल है दी लास्ट होप, उसके सभी दर्शकों को और आपको जय भीम, जय मान्यवर कांसीराम जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। अंकल जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, मेरे सुनने में आया था कि आप कॉलेज लाइफ के अंदर ही मान्यवर काशीराम जी के मिशन मूवमेंट से जुड़ गए थे। आपके अंदर ये परिवर्तन आखिर कैसे आया? मान्यवर साहब कांसीराम जी से जुड़ने की आरंभिक जो घटना है वो तो मेरे को परिवार से मिली है, क्योंकि मेरा बड़ा भाई होडल फरीदाबाद में मार्केटिंग कमेटी में जेई की पोस्ट पर था और वो साहब कांसीराम जी के साथ जुड़ा हुआ था। वहाँ से मैं साहब कांसीराम जी को मिलता था, नज़दीक, दिल्ली नज़दीक थी। साहब के कैडर कैंपों के माध्यम से मुझे साहब कांसीराम जी से प्रेम हो गया, क्योंकि मैं +2 में पढ़ने वाला एक बच्चा ही था, तो इसलिए जो है मैं साहब कांसीराम जी के साथ प्रेरणा के तौर से उनके जीवन की प्रेरणाओं के साथ जुड़ा। तो साहब के साथ जब आप जुड़े तो आपने उनके व्यक्तित्व के अंदर क्या खास बात आपने महसूस की जो आप इतने लंबे समय तक जुड़े रहे? जब हम मान्यवर साहब कांसीराम जी के साथ जुड़े थे, हमारे अंदर किसी भी प्रकार की राजनीतिक सूझबूझ नहीं थी, लेकिन एक सामाजिक उत्तेजना थी। और मान्यवर साहब कांसीराम जी का जो सबसे बड़ा मेरे जीवन को प्रभावित करता था वो ये स्लोगन था कि साहब कांसीराम जी बार बार अपने कैडर कैंप में एक ही बात दोहराते थे कि जुल्म, ज्यादती और दादागिरी को मैं जड़ से खत्म करना चाहता हूँ। और यही हमारी विचारधारा थी, यही हमारा मिशन था। और जुल्म, ज्यादती, दादागिरी के शिकार हमारे समाज के लोग लंबे समय से जुल्म, ज्यादती के शिकार हो रहे हैं। इस जुल्म, ज्यादती को खत्म करने की जो मोमेंट थी साहब कांसीराम जी की, और उनके जीवन की प्रेरणा और उनसे सीखने की बात यह थी कि जब भी कोई जुल्म, ज्यादती घटना उनके सामने आती थी, उनके चेहरे पर एक दम गुस्से से वो लाल हो जाते थे कि जिस प्रकार से बहुत ही उनका व्यक्तित्व था, वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। समाज के हर दुख दर्द में वो अपना ही दुख दर्द मानते थे। कौन से समय की बात है ये जब आप जुड़े थे साहब से? ये लगभग 1988 में, यानी पार्टी बन चुकी थी तब? हाँ, 14 अप्रैल 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हो चुका था और 88 में 88 में मैं होडल कॉलेज में था। उस समय की ये घटना है, उस समय मैं साहब के साथ जुड़ा था। साहब काशीराम का जो मूवमेंट था वो कैडर बेस मूवमेंट था, तो क्या आप भी कैडर देते थे उस समय पे? साहब कांसीराम जी हमें जो कैडर समझाते थे, मैं कैडर की एक बात आपको बता देता हूँ साहब की। जी।
साहब कैडर कैंप में कई बार एक बात कहते थे, जब हमारे 3 MP बने, हरभजन लाखा जी 89 में MP बन गया था, बहन कुमारी मायावती जी बन गई थी, और एक हमारा मेंबर पार्लियामेंट मध्य प्रदेश से बना था। बड़ा हौसला समाज को आ गया था। उस वक्त साहब पूरे देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग कैडर लेते थे। तो साहब एक बात मजाक में भी कहा करते थे कि मैं अपने लोगों को 100% सारी बातें बता देता हूँ। मेरे जो साथी हैं वो मेरे से डायरेक्ट मिल करके जब बाहर जाते हैं, उनके पास मेरी कही हुई बातों का 20-25% ही याद रहती है, और फिर वो जब खुद बताने के लिए समाज में जाते हैं, उनको 1-2% बात ही याद रहती है। तो जो मेरे पास डायरेक्ट थे उनको तो 1-2% याद रहती है, और जो मेरे पास कैडर में ही नहीं थे और जिनके हम खिलाफ तो नहीं हो सकते, लेकिन वो अपने आप को हमारे से खिलाफ मानते हैं, वो मेरी 100 की 100% बात को समझ जाते हैं जब वो मेरा आदमी 1-2% बात बताता है। तो कैडर की जहां तक बात है, फिर साहब कांसीराम जी ये बात कहते थे कि भाई कुछ भी याद ना हो, कम से कम लोगों में जाकर ये बता देना, वे राजनीतिक जो ताकत है उससे सारी समस्याओं का समाधान होता है, और वो राजनीतिक ताकत वोट से आती है। हम अपने समाज को ना बिकने वाला समाज बनाएं, जब हम वोट डालते हैं किसी से प्रभावित होकर के वोट ना दें। ये उस कैडर का सबसे बड़ा पॉइंट साहब हमें आखिर में समझा देते थे। एक ये वाला उस टाइम पे बड़ा चलता था, फोटो भी आती है कि साहब कलम का एग्जाम्पल देते थे। क्या था वो एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल यही था कि जिस प्रकार से ये हमारे पूरे समाज की संरचना है, जी, इसमें हमारा जो देश है वो जातिगत ढांचे के ऊपर आधारित है, और साहब कहते थे कि इस ढांचे में हम सबसे नीचे हैं, जिसको जाति के तौर से भी गाली दी जाती है। मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, सब जानते हैं। और जो ऊपर है वो भी कौन बैठा है, वो इस पूरे सिस्टम को, वो इस सिस्टम को ढके हुए, इसने इसको ढका हुआ है, और यही नजर आता है। साहब कांसीराम जी कहते थे कि मैं इस ढांचे को नीचे से हिला देना चाहता हूं। जब नीचे वाला तबका इसके नीचे से खिसक जाएगा तो ये सामाजिक संरचना का ढांचा ये डगमगाना शुरू करेगा, और जब मैं इसको ज्यादा ऐसे कर दूंगा तो ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं करना चाहता। मैं इसको ऐसे ही रखना चाहता हूं जिससे सबको बराबर का समान अधिकार मिले। एक विषय तो ये था समझाने वाले का, और दूसरा इसी बात को समझाने के लिए ये था कि ये जो है पूरा ढांचा, इसमें यहां तक है ये, और ये यहां तक 85% बनता है, ये 15% है। अगर हम इसको निकाल भी दें तो भी ये 85% बचता है, और हमें कुछ लिखना हो तब भी हमें इसकी जरूरत नहीं है। इस 85% से हम कुछ भी काम कर सकते हैं। पर फिर भी साहब कहते थे हमें किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करना है, हमने पूरे ढांचे को सम्मानित तौर से और बराबर के तौर से रखना है। ये साहब ये बातें समझाते थे। 85% की आपने बात की, तो 85% में साहब किन किन का जिक्र करते थे, कौन उसमें शामिल है? 85% में मान्यवर साहब कांसीराम जी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सब को मान्यवर साहब कांसीराम जी 85% में मानते थे। जिस प्रकार से हमारे 4 वर्ण हैं, इसमें ब्राह्मण है, ये एक वर्ण भी है और एक जाति भी है। एक ब्राह्मण के बाद जो वैश्य है, ये वैश्य एक जाति भी है और एक वर्ण भी है। इसके बाद जो ठाकुर है, ये एक जाति भी है और एक वर्ण भी है। अब ये शूद्र है। अब ये शूद्र वर्ण तो एक है लेकिन जाति एक नहीं है, जिसको विभिन्न टुकड़ों में बांटा हुआ है। इन टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करके ये नारा साहब कांसीराम जी ने दिया था कि जाति तोड़ो और समाज को जोड़ो।
और समाज को जोड़ो, जाति को तोड़ो। तो जातियों को तोड़ करके एक समाज को संगठित करना, यही 85% का नारा था। तो आपके अनुसार साहब, जाति तोड़ो और समाज जोड़ो, इस नारे में कहां तक कितने कामयाब हो पाए? इस विषय में मान्यवर साहब कांसीराम जी, मेरा तो जो व्यक्तिगत मानना है उसमें 100% मान्यवर साहब कांसीराम जी कामयाब थे। और 100% से भी आगे मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जातियों को तोड़ने में और समाज को जोड़ने में 100% से ज्यादा मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि जो ऊपर के 3 वर्ण हैं, मान्यवर साहब कांसीराम जी इनको भी जोड़ने में कामयाब हुए। इसलिए 85% से भी बड़ा वर्ग जो मानवीय मूल्यों को मानता था, जिसमें इंसानियत और मानवतावादी विचारधारा थे, उन मानवतावादी विचारधारा के लोगों को सबको जोड़ने में मान्यवर साहब कांसीराम जी जुल्म, जाति और दादागिरी के खिलाफ बड़े कामयाब हुए। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, और मैं अपने आप को मैं गौरवान्वित भी महसूस करता हूं कि मैं ऐसी महान शख्सियत के नजदीक मुझे रहने का अवसर मिला, जो एक व्यक्ति ही नहीं थे बल्कि व्यक्ति के रूप में एक अनेकों अपार शक्तियां उनके अंदर थी। उनके चेहरे से देखकर ऐसा लगता था, जब हम उनके पास जाते थे तो हमें ऐसा सुकून मिलता था कि जिस प्रकार से बच्चा अपने माँ की गोद में सुरक्षित होता है, ऐसा उनके अंदर आकर्षण था। और ऐसी शक्तियां उनके अंदर जो है, ये प्रकृति ने शक्तियां विराजमान उनके अंदर की हुई थी। कितना समय आप मान्यवर कांसीराम के साथ रहे? साहब कांसीराम जी के साथ तो लंबे समय तक रहे। आखिरी एक आंदोलन भी हुआ हांसी का, उसमें भी साहब कांसीराम जी ने बड़ा प्यार हमें दिया। और फिर जेल से ही मैंने नॉमिनेशन करके 1996 विधानसभा का चुनाव भी बसपा से लड़ा, बरवाड़ा से। तो मैं साहब कांसीराम जी को अक्सर मिलता रहता था। पंजाब में साहब कांसीराम जी ने बाई इलेक्शन लड़ा होशियारपुर का, उसमें पूरा समय मैं होशियारपुर में रहा। और एक बाई इलेक्शन मान्यवर साहब कांसीराम जी ने जलंधर का हरभजन लाखा को लड़ा था, उसमें हरभजन लाखा के चुनाव में भी मैं पंजाब में रहा। तो मैं काफी समय साहब के साथ रहा। एक रैली साहब ने रखी हुई थी राजस्थान में पीड़ी बंगा में, उस वक्त मेरी ड्यूटी पीड़ी बंगा में लगी थी। काफी राजस्थान के गांवों में भी हम जुड़ करके गए, तो वो मुझे घटना अक्सर याद आती है। हनुमानगढ़ जंक्शन में जब साहब कांसीराम जी दिल्ली से आए थे, एक सिंपल ट्रेन के सिंपल डिब्बे में बैठकर आए थे। और जब हनुमानगढ़ जंक्शन में हजारों की संख्या में लोगों ने साहब कांसीराम जिंदाबाद के नारे लगाए, तो जैसे ही साहब वो सिंपल डिब्बे से निकल कर आए, पूरी सवारियां अचंभित थी कि ये व्यक्ति तो हमारे पास बैठा था, ये है कौन जो कि इसके लिए इतने हजारों लोग नारे लगा रहे हैं। तो हजारों का काफिला लेकर के फिर हम पीड़ी बंगा में गए थे। बहुत से ऐसे किस्से हैं साहब कांसीराम जी के, जो उनके जीवन को बिल्कुल साधारण जीवन से जोड़ कर एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर साहब कांसीराम को लेकर जाते हैं। इससे हमारे अंदर ये बात विश्वास पैदा होता है कि हम छोटे से छोटे लेवल से चल करके भी कोई भी बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। आखिरी मुलाकात आपकी मान्यवर कांसीराम से कब हुई? आखिरी मुलाकात तो साहब कांसीराम जी जब बीमार पड़े तो 2003 में, तो जब हम माता बिशन कौर जी, हरभजन लाखा जी, हम साहब को मिलने के लिए जब पहली बार गए बहन मायावती की कोठी पर, तो हमारे को उस वक्त मिलने से इनकार कर दिया गया था। तो हम निराश वापस लौटे थे। फिर बार बार मिलने का प्रयास किया जाता था। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी केस लगाया गया, लंबी घटनाएं हैं। एक बार तो माता जी को ये कह दिया, क्योंकि 3 दिन की तारीख दे दी थी, तो अब इतनी दूर पंजाब में जाना, माता जी ने फिर वापस आना, तो 3 दिन तक हमने करनाल में माता जी को रखा था। तो वो भी बहुत सी घटनाएं हैं, बड़ी दर्दनाक भी है, प्रेरणादायक भी कह सकते हैं। तो
साहब से आखिरी बार मिलना तो अब मैं क्या बताऊं कि वो तो साहब बीमारी थे। बाकी 1998 में एक घटना मेरे को अच्छे से याद है, जब साहब कांसीराम जी ने इंडियन नेशनल लोकदल से समझौता किया था और उसमें 3 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली थी। उसमें एक सीट अम्बाला की थी, एक करनाल की थी और एक फरीदाबाद की थी। उस वक्त मैंने साहब को कहा था कि साहब कहीं सरसा में, फतेहाबाद में, हिसार में, जींद में, भिवानी में, कैथल में, इस पूरे क्षेत्र में, रोहतक में, झज्जर में समाज के लोगों पर जुल्म अगर कहीं हो जाएगा तो यहाँ का प्रतिनिधित्व तो कौन करेगा। चुनाव में हमारा कोई आदमी चुनाव ही नहीं लड़ेगा तो चुनाव से नेता की पहचान होती है, और जो फरीदाबाद से चुनाव लड़ रहा है तो हमारे कैडर का ही नहीं है, जो करनाल से लड़ रहा है वो भी हमारे कैडर का नहीं है, तो हमारे कैडर के आदमियों को इन बीच के जिलों से प्रतिनिधित्व दिया जाए। साहब भी चाहते थे यहाँ प्रतिनिधित्व दूं, लेकिन साहब ऐसा नहीं कर पाए। तो उस वक्त मैंने बहुजन महापंचायत एक संगठन का गठन 1998 में किया था और मैंने एक नारा दिया था कि सीर किया जाता है खेत के हर खूड में, जुल्म सहा जाता नहीं वक्त के इस फेर में। और मैंने साहब को ये बात कही थी कि हमारे पास तो ज्यादा केस आते हैं। 1990 से के दशक में गांवों में जुल्म ज्यादती होती थी, लोग ये कहते थे कि भाई मैंने यहाँ जमींदार के साथ सीर किया था और अब फसल पक्के तैयार हो गई है और अब मेरे को वो कह रहा है कि भाई तेरा कोई लेना देना नहीं, तू अपना हिसाब कर ले। इस तरह के मामले आते थे। तो राजनीति में भी इसी प्रकार का सीर आपने कर लिया है, ये हमें मंजूर नहीं है। ये बात कह करके जब मैं साहब कांसीराम को आया था और मेरे 21 मेंबरी कमेटी ने उस टाइम फैसला किया था, राजनीतिक फैसला, जिस 21 मेंबरों में मैं खुद शामिल नहीं था। खेड़ी चौपटा में एक बड़ी महापंचायत हुई थी, उसमें 21 मेंबरी कमेटी ने जयप्रकाश जेपी की गण परिषद को समर्थन हमने किया था और इनेलो के 4 MP बने, बीएसपी का 1 MP बना। इनेलो ने हमारी ताकत का लाभ उठा करके 4 MP बनते ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अटल बिहारी वाजपेयी का समर्थन कर दिया। हरियाणा में चौधरी बंसीलाल की सरकार को गिरा दिया और अपनी सरकार बना ली। वो ताकत बहुजन समाज पार्टी के कारण ऐसा हुआ, ताकत हमारी थी, लाभ उन्होंने उठाया। उसके बाद मैं साहब कांसीराम जी से मिला और मैंने जब साहब को कहा कि साहब, जब दूसरे लोग मेरे गुरु मान्यवर साहब कांसीराम जी की विचारधारा को बेच रहे थे, उस वक्त मैं अपने गुरु की विचारधारा को जिंदा रख रहा था बहुजन महापंचायत संगठन बनाकर। तो ये बात कहते ही साहब कांसीराम जी ने मेरे को बहुत प्यार से अपने बाहों में ऐसे लपेट लिया था, मेरे से बहुत प्यार किया था। मुझे बड़ा आनंद आया था, वो दिन मुझे हमेशा याद रहता है। फिर मुझे उस दिन ये विश्वास हुआ था कि आज मैं जो काम कर रहा हूँ, बेशक कांसीराम से अलग हटकर कर रहा हूँ, विचारधारा साहब कांसीराम जी की है, मेरे गुरु ने ही मेरे को मान्यता दे दी थी। उसके बाद कभी मैं पीछे मुड़ करके नहीं देखता और हमेशा समाज हित में अलग अलग संगठन बना करके मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। आपने बात की कि मान्यवर साहब कांसीराम जी से मिलने नहीं दिया गया, माताजी गई, आप गए। क्या विशेष कारण आपको नजर आता है, क्यों नहीं मिलने दे रहे थे? इस बात का अगर मैं जवाब दूंगा तो वो थोड़ा विवाद का विषय बन जाएगा, क्योंकि आज के दिन ना तो मान्यवर साहब कांसीराम जी शरीर के तौर पर है और ना ही आदरणीय माता विष्णु कौर जी आज हमारे बीच में है। तो इस विवादित विषय को मैं ना आगे बढ़ाऊं तो अच्छा रहेगा। कोई ऐसा किस्सा मान्यवर कांसीराम का जिसे सुनने के बाद या देखने के बाद आपको लगा हो कि ये काम तो मान्यवर कांसीराम ही कर सकते थे और किसी के बस का नहीं? मान्यवर कांसीराम जी का एक किस्सा मुझे याद आता है। जब वीपी सिंह की सरकार बनी थी तो हमने वोट क्लब के ऊपर एक आंदोलन किया था। उसके विषय थे मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और दूसरा, उन दिनों एक गांव में टेलीविजन होता था, उसमें चित्रहार आया करता था और उसके साथ साथ एक सीरियल शुरू कर दिया था
उस सीरियल का नाम था रामायण और महाभारत। मान्यवर साहब कांसीराम जी कहते थे कि ये जो रामायण और महाभारत दिखाया जाता है टेलीविजन के ऊपर, इससे हमारे समाज को क्या लाभ मिलेगा। और वो कहते थे कि इससे दास प्रथा और ज्यादा बढ़ेगी। तो हम वोट क्लब से प्रतिदिन मंडी हाउस के ऊपर जाते थे जहां से ये प्रसारण होता था। तो हमारे ये नारे थे कि आर्य पुत्रो शर्म करो और दास प्रथा को बंद करो। दूसरा हमारा नारा ये था कि अगर वो शर्म नहीं करते तो दास पुत्रो तुम ही शर्म कर लो। तो दूसरा नारा ये था कि दास पुत्रो तुम शर्म करो और इस दास प्रथा को बंद करो। उस दिन जब हम एक लाइन बना करके नारे लगाते हुए जा रहे थे और चारों तरफ दिल्ली पुलिस भी थी, तो एक लेडीज आई। उस टाइम एक वेस्पा स्कूटर होता था, उसने हमारी लाइन के अंदर से उस स्कूटर को घुसा दिया। तो हमारे जो आंदोलनकारी साथी थे वो डिस्टर्ब हो गए। अब साहब कांसीराम जी ने उस लड़की की तरफ देखा लेकिन उसको कुछ नहीं कहा। सामने पुलिस के जवान हंस रहे थे इस सारे प्रकरण को देख करके, जबकि उनकी ड्यूटी तो ये बनती थी कि वो व्यवस्था बनाए। तो साहब कांसीराम जी बड़े गुस्से में गए और एक पुलिस अधिकारी वहां पर खड़ा था। हमें पता चला कि ये वहां का एसपी था। साहब ने उसको जोर से पकड़ा और यूं फेंक के मारा, क्योंकि साहब बहुत लंबे तगड़े जवान थे, ताकतवर थे, और वो सहज से एकदम हक्का बक्का रह गया अधिकारी और यूं एकदम से गिर पड़ा। इतना ही देख करके सिंगारपाल सहुड़ा एमएलए होता था पंजाब का, वो भी बड़ा तगड़ा जवान था। उस वक्त हमारे एमएलए काफी बन चुके थे। तो हम सब लोग साथ साथ लाठियों में झंडे लेकर चलते थे। हम भी साहब के साथ एकदम वहां गए। हमें भी समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है, लेकिन साहब ने जब वहां भाषण दिया, वो इतना जबरदस्त भाषण था। उसमें पुलिस की ड्यूटी, पुलिस की जिम्मेवारी और हमारी व्यवस्था को लेकर के साहब कांसीराम जी ने इतना आंदोलनकारी भाषण दिया। तो हमें ये लगा कि ये जो काम कर सकते हैं ये केवल और केवल कांसीराम ही कर सकते हैं, जो हर व्यवस्था को बदलने के लिए, उस निकम्मी व्यवस्था के साथ टकराने के लिए हर पल हर घड़ी तैयार रहते हैं। मान्यवर साहब कांसीराम का जो आंदोलन था, माना जाता है कि वो व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन था, जिसे हम बहुजन आंदोलन का नाम देते हैं। आज के समय में आपको बहुजन आंदोलन की क्या दशा नजर आती है और आपके अनुसार उसकी क्या दिशा हो सकती है? मैं आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ये विचारधारा, फूले जी की विचारधारा, महात्मा ज्योतिराव फूले साहू जी, हमारे समाज में जन्मे अनेक संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी, कबीर साहब, गुरु नानक देव महाराज जी, अनेक संतों महापुरुषों की ये विचारधारा थी, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मानवतावादी विचारधारा के तौर पर छुआछात, भेदभाव, अस्पृश्यता, अनेक सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए भारतीय संविधान का निर्माण करके हमें मौलिक अधिकारों को दिलवाया। और वो विचारधारा जब उसके ऊपर धूल मिट्टी चढ़ने लग गई थी, तो मान्यवर साहब कांसीराम जी के नाम के तौर पर एक महान क्रांतिकारी योद्धा समाज के अंदर आगे आए। साहब कांसीराम जी ने इसको पुनर्जीवित किया विचारधारा को, और आज मैं आपके आगे बोल रहा हूं तो ये मान्यवर साहब कांसीराम जी की देन है। मेरे जैसे हजारों लाखों लोग, चाहे बेशक वो अलग अलग विचारधारा और अलग अलग संगठन में काम करते हैं, वो सब कांसीराम जी की देन है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जहां एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी का एक बड़ा संगठन देश में सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा के लिए काम करता है, वहीं एक बराबर में चंद्रशेखर आजाद के नाम से भी, और नाम भी आजाद
समाज पार्टी कांसीराम के नाम से। कांसीराम उन्होंने, मुझे ये खुशी होती है कि कांसीराम का नाम आज संसद में गूंजता है। हमारे समाज के एमपी तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो चंद्रशेखर बोलता है उसके अंदर कांसीराम बोलता है, मुझे ऐसा नजर आता है। अंत में मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आज हजारों लाखों की संख्या में बहुजन संगठन बन चुके हैं, कई राजनीतिक दल भी बन चुके हैं। आप इन्हें समाज के लिए अच्छा मानते हैं या आप इन्हें किस नजर से देखते हैं? मैं एक समाज शास्त्र का एक स्कॉलरशिप आदमी होने के नाते, क्योंकि मैंने समाज शास्त्र से एमए की है, मैं किसी भी समाज को विकसित समाज तभी मानता हूं जब उस समाज के अंदर अनेक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन होते हैं, क्योंकि जो समाज जागरूक होगा वही संगठन बनाएगा। मैं इन संगठनों को बड़ा अच्छा मानता हूं और थोड़ी दिशा मैं ये देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हम 4 पहलुओं पर काम करते हैं। एक सामाजिक परिवर्तन का पहलू है, उसमें हमारे पास सामाजिक संगठन होने चाहिए। दूसरा, हमारे पास आर्थिक परिवर्तन का पहलू है, उसके लिए हमारे पास अर्थशास्त्र को ठीक करने के अनेक संगठन होने चाहिए। तीसरा, हमारे पास सांस्कृतिक परिवर्तन का पहलू है, उसके लिए हमारे पास अनेक सांस्कृतिक संगठन होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर आज विश्व लेवल पर गुरु रविदास जी के नाम से रविदासिया धर्म का 2010 में रजिस्टर्ड हो चुका है। इससे हमारे संस्कार बदलेंगे और फिर जब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हम कर पाएंगे तो राजनीतिक परिवर्तन करना बड़ा आसान होगा। कोई मुश्किल काम नहीं है राजनीतिक परिवर्तन करना। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी यही बात कही थी कि सामाजिक परिवर्तन के बगैर राजनीतिक परिवर्तन अर्थहीन है। मैं इस अर्थहीन राजनीति को कुछ यूं भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूना के अंदर समझौता किया, उसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। पूना पैक्ट ने रिजर्वेशन तो हमारे को दी, लेकिन गुलाम नेता पैदा किए। नेता 2 प्रकार के होते हैं, एक सामाजिक नेता होता है और एक राजनीतिक नेता होता है, एक धार्मिक नेता होता है, एक पार्टियों का नेता होता है। हम अपने समाज में 2 प्रकार के नेता पैदा कर पाए। वो नेता बने, केवल पार्टियों के नेता बने, और दूसरे हमारे नेता बने हैं धार्मिक नेता बने। अब धार्मिक नेताओं ने तो बहुत बड़ा बदलाव किया है। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा के कारण जो दुनिया के हर कोने में गुरु रविदास महाराज जी की अमृत वाणी के माध्यम से जो हमें सुकून मिलता है, जो जागरूकता मिलती है, उसके कारण बड़ा परिवर्तन तो आ रहा है। लेकिन राजनीति में जो दूसरे नंबर के नेता है, राजनीति के अंदर नेता, वो हम समाज के नेता नहीं बना पाए, वो एक पार्टियों के ही नेता बने। इसलिए इसमें बदलाव नहीं आ पाया। जब तक हम कॉमनल अवार्ड की बात नहीं करेंगे और जिस समझौते को बाबा साहब ने मान लिया था, पूना पैक्ट को, फिर बाबा साहब ने ये भी कहा कि मेरी ये जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हुई, किन्हीं कारणों से बाबा साहब ने मजबूरी वंश ये समझौता करना पड़ा। आज जितने संगठन इस समाज के बने हुए हैं, हमारे नौजवान साथी आज राजनीति की बात करते हैं। मैं सभी सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के युवा साथियों से ये विनती करना चाहूँगा, ये विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपने संगठनों के माध्यम से इस बात को उठाएं कि हमें इस प्रकार का आरक्षण नहीं चाहिए जिसमें हम गुलाम पैदा करें, बल्कि हमें वो पूना पैक्ट का वो कॉमनल अवार्ड चाहिए जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दबंग और एक अच्छे नेता पैदा करने चाहते थे। इसके अंदर एक जनरल कास्ट का जो बड़ा वोट बैंक है, उसको भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मैं सामान्य जाति के लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि आप भी इसमें हमारी मदद करें।
क्योंकि कॉमनल अवार्ड के माध्यम से जो रिजर्वेशन बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, जो रिजर्व एमएलए और एमपी की सीट है उसके अंदर जो रिजर्व कैटेगरी का आदमी खड़ा होता है तो वो केवल रिजर्व के वोट ही उसको पड़ेंगे, तो वो उनका प्रतिनिधित्व करेगा। वहां पर एक सामान्य जाति का व्यक्ति भी खड़ा होगा एमएलए या एमपी की सीट पर, जिसको सभी लोग वोटिंग करेंगे जिस प्रकार से दूसरी सीटों पर होता है। सामान्य वर्ग के लोगों को ये लाभ होगा कि जो आज वंचित रह जाते हैं वहां से चुनाव लड़ने के लिए रिजर्व सीट से, उनको भी वहां चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं सभी सर्व समाज के लोगों से ये विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप भी इसमें आगे आएं। ये रिजर्वेशन जो पॉलिसी है राजनीति में, इसके अंदर कॉमनल अवार्ड के माध्यम से रिजर्व कैटेगरी के आदमी को केवल रिजर्व का ही वोट डाले और वहां से सामान्य का आदमी भी खड़ा हो, जिससे सामान्य वर्ग का भी प्रतिनिधित्व वो कर पाए। मैं इस प्रकार से मेरे युवा साथियों से, सभी सामाजिक संगठनों से ये विनती करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदरणीय अंकल जी। तो आपने देखा आज के इस एपिसोड में हमने आपकी मुलाकात करवाई है मान्यवर काशीराम जी के मिशन मूवमेंट में उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करने वाले आदरणीय नरसिंह दास सेनवाल जी से। इस कड़ी में हम आगे भी आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप लाइक करके हमें बता सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपका अगर कोई सवाल है तो आप वो भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अंकल जी आपने अपना इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपका एक बार धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।